हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो आज से आपकी नई शुरुआत सीएमए फाइनल की। ठीक है, चलिए बेटा, एक बात काफी अच्छे से ध्यान रखना। आज मैं आप लोगों को ग्रुप 4 का मेन सब्जेक्ट, अगर मैं आप लोगों को बता दूं ग्रुप 4 के बारे में, तो ग्रुप 4 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ग्रुप 4 और इसका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है CFR, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सिलेबस के बारे में बात करें, पेपर के बारे में बात करें, पेपर तो हर 100 नंबर का होता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये जो पेपर है ना, इसके अंदर इतना कंटेंट है कि कम से कम 1.5 पेपर कंप्लीट हो जाए, इतना लेंदी। मतलब तुम्हारे सीएमए फाइनल के अंदर सबसे लेंदीएस्ट सब्जेक्ट में से एक आता है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, मैं बात करूं अभी हम लोगों का सिलेबस कौन सा एप्लीकेबल हो रखा है। सिलेबस हमारा है 2022, तो सिलेबस नंबर 2016 से 20 में आए, 22 में आए, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए होंगे। क्या चेंजेस है? सबसे पहला चेंज कुछ नहीं, छोड़े म्यूजिकल चेयर चलती है ना, तो हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी यही काम किया, थोड़ी म्यूजिकल चेयर चला दी। क्या कर दी कि 2016 में सीएफआर का सब्जेक्ट नंबर क्या था? 17। इसके अंदर कर दिया 18। सबसे पहले थोड़ा सा म्यूजिकल चेयर ये लिख दिया कि सीएफआर जो पहले पेपर नंबर 17 था, अब वो पेपर नंबर क्या कर दिया? 18 कर दिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज। ठीक है, अब मैं आज आप लोगों को स्पेशली सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा कि आखिर सीएफआर के सिलेबस के अंदर है क्या। और इसके डिस्कशन के बाद एक छोटी सी बात आप खुद बोलेंगे कि सर बस हमें यही पढ़ा दो, हमारा काम तो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सीएफआर के सिलेबस के बारे में बात करता हूं, जो सिलेबस नंबर 2022 है, इसके सिलेबस के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक स्टडी नोट नंबर दे रखा है, सबसे पहला स्टडी नोट जो कि रिलेट करता है स्पेसिफिक इंड एएस। अब सबसे पहले बात आती है ये इन एएस क्या है? एनीवन नो दैट? व्हाट डू यू मीन बाय इन एएस? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है? आप लोग पेपर नंबर 12 ग्रुप 2 कौन सा था? कंपनी एंड ऑडिट, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट पढ़ के आए थे। वहां पे कुछ एएस पढ़े थे, सिंपल सी उसके कुछ एएस पढ़ के आए थे। तो उस एएस से इस इंड एएस का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो क्या फर्क है, इसका डिस्कशन सबसे पहले बनता है। लेकिन पहले अपन इसके सिलेबस के बारे में पूरा ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके अंदर जो स्टडी नोट नंबर 1 है, स्टडी नोट नंबर 1 के अंदर आपको क्या बोल दिया कि स्पेसिफिक इंड एएस, अराउंड 10 इंड एएस आपको दे रखे हैं, जिनको आपको क्या करना है? पढ़ना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन 10 इंड एएस के अंदर टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने दे रखे हैं? 15 से 20। काम नहीं होगा उनसे, बिल्कुल भी काम नहीं होगा। और ये वाला टॉपिक मार्किंग के भी बात कर लेंगे। इसके बाद दूसरा स्टडी नोट जो आपको दे रखा है वो रिलेटेड है वैल्यूएशन टॉपिक से। किससे रिलेटेड है? वैल्यूएशन। कि किसी भी तरीके का बिजनेस स्टार्ट किया जाए, किसी दूसरे पर्सन का बिजनेस अगर अक्वायर किया जाए, तो उस समय हमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने होते हैं। लाइक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर सब पढ़ के आए हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर सभी ने दिया है। ठीक है, कोविड के कारण हो सकता है तुम लोगों ने बीकॉम फर्स्ट ईयर के पेपर ना दिए हो, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर दो टॉपिक थे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वो बीकॉम का लेवल था, ये सीएमए फाइनल का लेवल है। तो इसके वैल्यूएशन के अंदर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा शेयर्स, गुडविल and some topic related to the financial instruments.
थर्ड स्टडी नोट की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड स्टडी नोट आपको दे रखा है बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। नाउ व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 पता है किसी को? एएस नंबर 14, अमालगमेशन। क्या है अमालगमेशन? चलो अमालगमेशन छोड़ो, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब बताओ क्या होता है? जब कोई एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी को क्या कर लेती है, अक्वायर कर लेती है। तो जब अक्वायर करती है तो अक्वायर करते टाइम पर कौन सी अकाउंटिंग की जाती है, किस तरीके से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, किस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाएगा, वो सारा का सारा हमें कौन से स्टडी नोट में मिलेगा? स्टडी नोट नंबर 3, विच इज रिलेटेड विद द बिजनेस कॉम्बिनेशन। एक्चुअली बिजनेस कॉम्बिनेशन की जैसे ही बात आती है तो सारे बच्चों को याद आता है इंड एएस नंबर 103। कौन सा इंड एएस याद आता है? 103। मार्किंग की बात मैं अभी करूंगा। मार्किंग ऊपर की छोड़ के मैं सबसे पहले बता दूं, बिजनेस कॉम्बिनेशन हमारे लिए कितने मार्क्स का है? अकेला ये स्टडी नोट, ये स्टडी नोट है, केवल 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो 12 से 16 नंबर का क्वेश्चन, बाकी कुछ थियोरटिकल पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन, और कोई चीज डिफाइन हो नहीं हो, इन्होंने क्लियरली डिफाइन कर रखा है। बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है कितने नंबर का आपके आने वाला है? 20 नंबर का आने वाला है। ठीक है। इसके बाद another very very important and very again very important, consolidation, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या बोलते हैं? इनका कहना यह है, अगर आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर अक्वायर किए, वो आपकी हो गई। कब हो सकती है? जब आपने उस कंपनी के मोर देन 50% शेयर लिए हो, तभी आपकी कहलाएगी। उसकी शेयर आपने कितनी अक्वायर की है? मोर देन 50% अगर आपने उसके शेयर अक्वायर किए हैं तो नॉर्मल सी बात है, तभी आपकी कहलाएगी। जैसे ही अक्वायर किया, आपको किसके अंदर डाल दिया जाएगा? इन एएस नंबर 103 के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है। अब जिस दिन बैलेंस शीट बनेगी, जिस दिन ईयर क्या होगा, क्लोज होगा, आपने खुद की बैलेंस शीट बनाई, आपने इंड एएस के अकॉर्डिंग, इंड एएस 103 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाई। अब जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये क्या बोलता है? इसका सिंपल सा कहना कि आप खुद की बैलेंस शीट तो बना रहे हो, आपने दूसरी कंपनी को अक्वायर किया, तो दूसरी कंपनी की और आपकी वैल्यू दोनों को क्या करो? मर्ज करो। मतलब क्या करो? कंसोलिडेट करो। और उसके बिहाफ पे वापस से आपको क्या करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। जिस दिन परचेस किया उस दिन तो क्या एप्लीकेबल होगा? इंड एएस 103। और बैलेंस शीट जिस दिन बनेगी उस दिन क्या एप्लीकेबल होगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका इंड एएस नंबर है 110। इन भाई साहब ने भी एक बात बोल दी। क्या? अगर तुम्हारे एग्जाम में मैं आऊंगा तो मैं भी कितने नंबर का आऊंगा? 20 नंबर का। 103, 110, 20 मार्क्स इसके भी हो गए। फिफ्थ बट नॉट लास्ट, पास करने का जरिया, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एनबीएफसीज, एक्सबीआरएल अकाउंटिंग, ट्रिपल बॉटम लाइन। ऐसा करते करते टॉपिक हैं 6 से 7। क्या है? 6 से 7 टॉपिक हैं जिनकी एग्जाम में क्या आती है? थ्योरी आती है। क्या आती है? थ्योरी। आपके फाइनल के पेपर का पैटर्न जो अभी तक चलता हुआ आ रहा है, 2 क्वेश्चन थ्योरी के मिलते हैं 16-16 नंबर के। कितने नंबर? 32 नंबर। उन 32 में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये है सिलेबस। बस बोलोगे इतना सही सिलेबस? ये इतना नहीं है। क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो? मैं आपको बेटा एक चीज क्लियर करता हूं यहां पे। क्या चीज क्लियर करता हूं? कंसोलिडेशन अपने आप में 30 टू 40 आवर्स का टॉपिक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन अपने आप में 30 टू
40 आवर्स का टॉपिक है। इतने में तो कुछ सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं 80 आवर्स के अंदर। तो यहां तो केवल कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं? 40 मार्क्स कवर हो रहे हैं। बात करूं स्पेसिफिक इंड एएस, टोटल कितने इंड एएस पढ़ने हमें? 10 इंड एएस। इसके अलावा ये दो तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इसके अलावा 10 और पढ़ने हैं इंड एएस टोटल। ये है 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 25। अगर मैं मार्किंग देखूं 20, 20 और 25 टोटल हो गए 65। इंड एएस तुम्हारे पेपर में कितने नंबर के आ रहे हैं? 65 मार्क्स के। ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, फर्क केवल इतना सा है, सिलेबस कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। एक ये चल रही है मिथ्या की सिलेबस क्या हुआ है? बढ़ गया है। सिलेबस नहीं बढ़ाया गया है। इस सिलेबस के अंदर कुछ क्लेरिफिकेशन दिए गए हैं। क्या क्लेरिफिकेशन? जो ओल्ड सिलेबस 2016 के स्टूडेंट थे उनकी बुक में एएस भी थे और उनकी बुक में एंड एएस भी थे। एएस भी है, साथ में क्या है? एनडीएस। अब एग्जाम में एएस भी आ सकते हैं, साथ में क्या आ सकते हैं? एनडीएस भी आ दिया। कोई क्लेरिफिकेशन नहीं। नए सिलेबस में एक काम आसान कर दिया आप लोगों के लिए। केवल क्या आएंगे? एनडीएस। किसी भी तरीके का एएस आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। और इंड एएस से रिलेटेड कितने नंबर के टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं? 20, 20 और 25, 65। कितने इंड एएस हो गए? 13। 10 और 2 12। ठीक है, यह है आपका पूरा सिलेबस का सहूरत। 5 टॉपिक, ये 5 टॉपिक नहीं है, ये एक तरीके की पूरे सीएमए की भगवत गीता है। पढ़ते जाओ ज्ञान मिलता जाएगा, पढ़ते जाओ ज्ञान मिलता जाएगा, पढ़ते जाओ ज्ञान मिलता जाएगा। गीता से कंपेयर नहीं कर सकते इसको, लेकिन मैं सीएमए की बात करूं तो सबसे लेंदीएस्ट अगर आपका कोई सब्जेक्ट में नाम आता है तो वो किसका नाम आता है? सीएफआर का। पहली चीज, टफनेस को देख करके आप सब्जेक्ट को क्या करते हो? चूज करते हो कि सर सब्जेक्ट टफ है, इजी है। सब्जेक्ट कुछ टफ नहीं है, हुआ है। क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? लेंदी। तो जितना पढ़ते जाते हैं पीछे वाला क्या होते जाते हैं? भूलते जाते हैं, बोलते जाते हैं कि अभी ये था, पता ही नहीं कब पढ़ा था। अब एक चैप्टर अगर एक एक डेढ़ डेढ़ महीना केवल एक चैप्टर चलेगा तो पीछे वाला तो आउट होना ही होना है माइंड से। तो इसके लिए आपको क्या रखनी पड़ेगी? रेगुलर स्टडी रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, एक बार इसका मॉड्यूल ओपन करते हैं। देखो, आपका जो ये 2022 का सिलेबस है, इन्होंने क्लियरली बात बोली कि आपको सबसे पहले क्या बताए जाएंगे? कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाएंगे। टोटल 12 हैं, मैंने तो केवल कितने बोले? 10, जो कि कुछ हैं प्योर थियोरटिकल पार्ट। जब आप नॉर्मल एएस भी पढ़ते थे, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंटिजेंट लायबिलिटी कंटिजेंट, तो 2 वो है, तो उसको मैंने एक बार एक्सक्लूड किया है। तो टोटल टोटल इसके अंदर कितने दे रखे हैं? 12 है। मैंने अकाउंटिंग के अंदर केवल कितने बताए आपको? 10। उसके बाद सेकंड वाला जो पार्ट आ गया वो आ गया वैल्यूएशन से रिलेटेड, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? शेयर्स, अकाउंटिंग। इसी के अंदर मैंने आपको क्या बता दिया? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और गुडविल से रिलेटेड। उसके बाद सेकंड सेक्शन नंबर सी में क्या आ गया? बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड एएस नंबर 110। डी के अंदर गया क्या आ गया? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी अपने आप में कितने नंबर का है? 20 नंबर का। अब ये थियोरटिकल टॉपिक की जिसकी अपन बात कर रहे हैं, रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आपको क्या बता रखी है? रिपोर्टिंग है। जैसे मैंने आपको बताया एक्सबीआरएल के बारे में बता दिया, बिजनेस रिपोर्टिंग के बारे में बता दिया, तो ये थियोरटिकल चैप्टर है। और एक लास्ट गवर्नमेंट अकाउंटिंग। मतलब जो लास्ट के 2 थियोरटिकल स्टडी नोट नंबर है वो सारे के सारे किससे रिलेट करते हैं? थ्योरी से रिलेट करते हैं। बाकी ऊपर की अगर बात करेंगे है पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन। नंबर के डिवीजन के बारे में बात करोगे तो जो फर्स्ट वाला पार्ट मैंने आपको बताया कितने मार्क्स का दे रखा है? ए सेक्शन है कितने नंबर का? 25 मार्क्स का। ये वाला मैं 25 मार्क्स का। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने मार्क्स का दे रखा है? 15 मार्क्स का दे रखा है। अगर मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करूं 20 मार्क्स,
अगेन 20 मार्क्स। कितने बचे इस थ्योरी के लिए? करो काउंटिंग। 20 नहीं बचे क्या? ये टोटल थ्योरी कितने मार्क्स की है? 20। मैंने आपको पैटर्न क्या बताया, जो अभी तक चलता हुआ आ रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करूं तो स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, जिसके अंदर आपको कितने एमसीक्यू मिलेंगे विथ रीजन 10। भाई कितने रह गए? 80 मार्क्स। 7 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से अटेंड करने हैं 5। 7 क्वेश्चन अटेंड करने आएंगे, कितने अटेंड करने हैं? 5। हर क्वेश्चन की मार्किंग है 16 मार्क्स की। टोटल कितने हो गए? 80। तो आपको 132 मार्क्स का आपको टोटल पेपर मिलता है। तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन किससे रिलेट करते हुए होंगे? थ्योरी से रिलेट होंगे। किससे रिलेट होंगे? थ्योरी से रिलेट होंगे। अब थ्योरी में डायरेक्टली तो किसकी आ गई? गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एनबीएफसी, एक्सबीआरएल, टीबीएल, रिपोर्टिंग से सारी की सारी। एक क्वेश्चन तो 16 मार्क्स का इधर से है और बाकी कुछ इंड एएस की आपको थ्योरी मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि होता है काफी बार कि इसका प्रैक्टिकल डायरेक्ट 16 नंबर में दे दिया और इसका प्रैक्टिकली कितने नंबर में दे दिया? 16 नंबर में। तो इधर से 4-4 नंबर रह गए। ऊपर अगर मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और गुडविल की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से थ्योरी देखने को हम लोगों को मिलती है। इंड एएस स्पेसिफिक इंड एएस है, सबके प्रैक्टिकल नहीं आते, कुछ के क्या आते हैं? थियरीज भी आती है। तो इनका ध्यान रखना है। तो मतलब इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर देखा जाए तो इंड एएस आके कितने मार्क्स के हैं? 65 मार्क्स के हो गए क्या? डायरेक्टली 65 मार्क्स। सेक्शन 1 कितने मार्क्स का? 25 का। बिजनेस कॉम्बिनेशन 20, देयर आफ्टर कंसोलिडेशन अगेन 20, टोटल हो गए 65 मार्क्स। पहले ये क्लियरिटी कहीं नहीं थी, कंसोलिडेशन तो आता ही आता था और बिजनेस कॉम्बिनेशन आता ही आता था। उसके अंदर ये थे 30 मार्क्स के समथिंग। कितने मार्क्स के समथिंग? 30 मार्क्स के समथिंग ये थे। लेकिन अब और क्लियरिटी कर दी कि इंड एएस आके पेपर में कितने मार्क्स के आएंगे? 65। ठीक है, अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर आता है तो 60 मार्क्स के श्योर है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं केवल 3 इंड एएस, जो कितने नंबर के पता है? 50 मार्क्स के। टोटल 12 है। और अगर मैं सिलेबस कंटेंट के अकॉर्डिंग जो मॉड्यूल बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कितने हो गए? 14। 12 फर्स्ट सेक्शन के अंदर, 2 कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन से 14। मैं बात कर रहा हूं 12। मैं अब उसकी भी बात नहीं करूंगा, मैं केवल बात करूंगा 3 एनडीएस की। 3 एनडीएस के अंदर 102, 103, 110। 102 जो रिलेट करता है वो रिलेट करता है शेयर बेस्ड पेमेंट से। किससे रिलेट करता है? शेयर बेस्ड पेमेंट से। 103 किससे रिलेट करता है? बिजनेस कॉम्बिनेशन से। 110 किससे रिलेट करता है? 110 रिलेट करता है कंसोलिडेशन से। ये आपके एग्जाम में पेपर में क्लियरली कितने नंबर का? 20 का ये आएगा, 20 का। शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, एग्जाम का ट्रेंड अगर देखा जाए तो 2016 में की बात करूं या 2022 सिलेबस के बारे में बात करें, हमेशा से शेयर बेस्ड पेमेंट ओल्ड में भी था और न्यू में भी है। ये एग्जाम में एवरेज 8 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का हमेशा से पूछा हुआ आ रहा है? 8 का। नाउ काउंट इट, हो गया 48। टोटल 14 इंडेस पढ़ने हैं, उसमें से 3 कितने नंबर के हैं तुम्हारे? 48 मार्क्स के। बाकी छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो एमसीक्यू मिलेंगे रीजन बेस, उसके अंदर अधिकतर किसके क्वेश्चन मिलने वाले हैं हमको? इंड एएस के ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 6 से 7 इंड एएस के मिलेंगे। बात क्लियर है? तो ये था तुम्हारा पूरा सिलेबस। दिख रहे हैं 5, लेकिन फिर क्या बोल रहा हूं, सबसे लेंथीएस्ट सब्जेक्ट है सीएफआर। ठीक है, लेकिन अगर सॉल्यूशंस करने पे आओगे तो इससे इजी सब्जेक्ट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चेन है एक। अगर एक क्लास छोड़ी, दूसरी क्लास, कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं ना, 1 महीने का, एक क्लास बीच में से छोड़ी, स्टार्टिंग की 2 क्लासें नहीं ली, आगे पूरा 1 महीना आपका सब साफ। सो सबसे पहली चीज क्या है इसके अंदर? रेगुलरिटी। इफ यू आर रेगुलर
then you can earn something, you can gain something. ओके okay? अब आगे की बात सुनो. बार बार एक वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है? इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इंड एएस कहां पे एप्लीकेबल होता है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, और अभी के बारे में ये कहां कहां पे एप्लीकेबल हो रखा है. बताओ भाई, कोई इसकी हिस्ट्री बताए नहीं इसकी किसी को? कब से एप्लीकेबल होना स्टार्ट हुआ है कुछ? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टेल मी एनीथिंग अबाउट इंड एएस, यू नो दैट? व्हाट? चलिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट की भी बात करते हैं. 1919 ओवर हो गया था. 14 में स्टार्ट हुआ था, 19 में क्या हुआ, खत्म हो गया था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ था? अप्रोक्सीमेट 1918 के लास्ट में, और 1919 से नॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर वर्क होना स्टार्ट हो गया. इस वर्ल्ड वॉर के अंदर एक कंट्री जो आज के टाइम पर क्या बनी हुई है, वर्ल्ड पावर, यूएसए, वो इंक्लूड ही नहीं था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कभी नाम सुना यूएसए इंक्लूडेड था? उसने लोगों को मनी से रिलेटेड हेल्प की थी. किससे रिलेटेड हेल्प की थी? मनी से, क्योंकि उसके पास दिमाग था. लोगों को आपस में लड़ाओ, पैसे दे दो, मेरे पैसे का यूज करेंगे, आपस में लड़ेंगे, सब कुछ इनका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. और यही हुआ. पूरा वर्ल्ड आपस में लड़ा, बचा कौन? यूएसए बचा. यूएसए के पास पैसा बहुत ज्यादा बचा, बाकी कंट्रीज के पास क्या हो गया, पैसा भी खत्म. दूसरा, पब्लिक भी खत्म, बहुत लोगों की डेथ हुई थी, वर्कफोर्स बची नहीं. अब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री थी वो क्या हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी. तो अगर बिजनेस वापस से स्टार्ट करें तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए. ना पैसा ना रिसोर्सेस, तो पूरे वर्ल्ड में आ गया अनएम्प्लॉयमेंट. तो यूएसए के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है केएस फोर्ड. कार आती है केएस फोर्ड की, नाम सुना होगा, फोर्ड नाम से कार आती है. ये यूएसए बेस्ड कंपनी है. इसके जो ऑनर थे, इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया. वर्ल्ड के हर एक कोने से, वर्ल्ड के हर एक कोने से इन्होंने लेबर को बुलाया. अब हर जगह से बुलाने के पीछे का एक लॉजिक था. लॉजिक ये था, अलग अलग कंट्री से बुलाऊंगा, लोग आपस में एक दूसरे को जानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो बातचीत नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी तो काम ज्यादा होगा. यही हुआ. 1919 में इन लोगों ने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, और प्रोडक्शन इतना एक्सेसिव कर दिया गया कि पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करने के बाद भी क्या था, एक्सेस के अंदर प्रोडक्शन होता चला गया. प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सप्लाई पूरे वर्ल्ड में आप कर रहे हो, तो आपके पास मनी क्या आ गया, ज्यादा आ गया. लेकिन एक बात आती है ना, जितना ज्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा ही क्या हो जाता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन आता है. 1929 के अंदर पूरा वर्ल्ड डिप्रेशन के अंदर चला गया था. पूरा का पूरा रीजन पता है, एक्सेस प्रोडक्शन हो गया, उसको खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, और जो प्रोडक्शन कर दिया वो जान नहीं रहा है, तो नया प्रोडक्शन कहां से करूं. कंट्रियों को लोन दे रखा था, अलग अलग कंट्री को लोन दे रखा था, उन लोगों से बोला अमाउंट पे करो, कहां से पे करें, पैसा ही नहीं है. तो जितना भी अकाउंटिंग सिस्टम, जितनी भी कंपनीज थी, सारी की सारी क्या हो गई, कोलैप्स हो गई. किसकी? यूएसए की. यूएसए की सारी कंपनी क्या हो गई, कोलैप्स. इन लोगों ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, और कमेटी के ब्याह पे डिसाइड किया कि हम लोग चेक तो करें आखिर हमारा इतना अच्छा सिस्टम कोलैप्स क्यों हुआ. तो इसकी एक समरी के वे में एक छोटी सी बात बताता हूं. इन्होंने डिस्कशन और डिसीजन ये दिया कि इन सभी कंपनीज के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि इनके प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं थे. क्या नहीं थे? डिस्क्लोजर नहीं थे. काम केएस फोर्ड ने पूरे वर्ल्ड में किया, अलग अलग कंपनीज बनवाई, यूएसए के अंदर ही बहुत सारी कंपनीज को पैसा दिया गया, डेवलप्ड हुई, प्रोडक्शन हुआ, पूरे वर्ल्ड को पैसा दिया. लेकिन इनके पास प्रॉपर क्या नहीं थी, डिस्क्लोजर नहीं, कोई अकाउंटिंग नहीं. तो इन्होंने बोला हमें एक एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट है जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर क्या लेकर के आए, यूनिफॉर्मिटी लेकर के आए. क्या लेके आए? यूनिफॉर्म. तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन.
और इन्होंने रूल्स जो बनाए उनके नाम रखे गए IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कब बने थे? 1929 में। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट करना है, तो हमारी गवर्नमेंट ने भी हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए और उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बना दिए? AS बना दिए। क्या बना दिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए। अब भैया 1929 में जो चीज आई वो आज तक चलेगी क्या? नहीं ना। तो 1950 के अंदर इन लोगों को जरूरत पड़ी कि हमें क्या करना है, कुछ अपडेट करने हैं और कुछ चीजें क्या लेकर के आनी है? न्यू लेकर के आनी है। तो इन्होंने बोला जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं ना वो तो चलने दो, हम लोग क्या करते हैं एक और स्टैंडर्ड्स लॉन्च कर देते हैं। किसके नाम से? IFRS के नाम से। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। 1950 के बाद इनको लगा कि और रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद इन लोगों ने वहां से प्लानिंग की और 2001 और 2 के आसपास इन्होंने क्या लॉन्च कर दिए? IFRS। कि जो छोटे मोटे चेंजेस हैं वो तो किसके अंदर कर देंगे? IAS के अंदर कर देंगे। और बड़े अपडेट है, बड़े अपडेट के चेंज क्या करना, हम तो नई सीरीज लेकर के आ जाते हैं। सीरीज का नाम क्या रखा गया? IFRS। ये तो वर्ल्ड लेवल पे हो रहा था। 2004 के अंदर, इन 2004, अब जरूरत पड़ी किसको? इंडिया बोले कि भाई नॉर्मल सी बात है कि भाई वर्ल्ड इतना आगे जा रहा है, वर्ल्ड अपने अपने कंट्री के लेवल पे यूनिफॉर्मिटी अगर लेकर के आ रहा है तो हम क्यों ना लेकर के आए। तो 2004 में पहली बार एक पहल की गई कि हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ल्ड के वो क्या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं उनको हमने अडॉप्ट कर रखा है, हमने हमारे अकॉर्डिंग चेंज कर रखा है, क्यों ना हम लोग हमारे अकॉर्डिंग ही क्या करें, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करें। तो 2004 में जो प्लानिंग की गई थी वो सक्सेसफुल हुई 2014 में, और इंडिया ने खुद के क्या बना दिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए, जिसका नाम क्या रखा गया? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे हम क्या बोलते हैं? इंड AS। कब बनकर के रेडी हुए? 2014 में बनकर के रेडी तो हो गए, अब अप्लाई कब करें? अप्लाई कब करें? इसके लिए एक रूल रखा गया। रूल क्या रखा गया? इसको अप्लाई करने के लिए 3 स्टेज दी गई है। कितनी स्टेज दी गई है? 3। सबसे पहले वॉलंट्री, फिर मैंडेटरी 1, फिर मैंडेटरी 2। ये आई 2017, ये आई 18, ये आई 19। जिसको भी फॉलो करना है फॉलो करो। कब फॉलो करेंगे? 2017 से, जब को फॉलो करना हो। इसकी पूरी डिटेल अभी मैं बता दूंगा और भी, ठीक है? तुम्हारी मर्जी, करना चाहो तो करो वरना मत करो। फिर आया किसी भी कंपनी की नेटवर्थ अगर 500 करोड़ से ज्यादा है, या तो लिस्टेड है या फिर क्या है, 500 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ है, उसके लिए मैंडेटरी। फिर आया किसी भी कंपनी की नेटवर्थ अगर 250 करोड़ से ज्यादा है तो उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? इंड AS। तो इनसे हमें क्या लेना देना? हटाओ। हमें तो एक सिंपल सी बात पता है अभी के टाइम पे, किसी भी तरीके की कंपनी है, NBFC हो चाहे कोई भी कंपनी हो, केवल बैंकिंग कंपनी को छोड़ करके जितनी भी कंपनीज हैं उसके ऊपर इंड AS एप्लीकेबल होता है अगर उसकी नेटवर्थ किससे ज्यादा है? 250 करोड़ से ज्यादा है तो क्या एप्लीकेबल होगा? इंड AS एप्लीकेबल होगा। सिंपल सी बात। फेसेस क्या थे? 3 वैसे तो, लेकिन अब हो गया, उसको छोड़ो, अभी की बात करो। किसी भी कंपनी की नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा, इंड AS की एप्लीकेबिलिटी। क्या तुम ये मान सकते हो कि वर्ल्ड लेवल पे तो क्या चल रहे हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इंडिया के अंदर क्या चल रहे हैं? हमारे इंडिया ज्यादा एडवांस है। बिलीव करोगे इस चीज को? रियलिटी में ये तो भैया 1990 2000 के अंदर आ गए। ये कब बने? 2014। एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हुई 2017 के अंदर। तो IFRS के अंदर कुछ अपडेट अभी आना बाकी है।
जो अपडेट आईएफआरएस के अंदर आना बाकी है ना, वो सारे के सारे अपडेट किसके अंदर आ चुके हैं, इंड एएस, ऑटोमेटिकली क्या हो चुके हैं, अपडेटेड है। तो जो चीज इंड एएस में नहीं है और आईएफआरएस के अंदर है, उसे एक पर्टिकुलर एक वर्ड के नाम से जाना जाता है। बताओ, इन और आउट। जो हटा दी गई वो आउट में, जो इंक्लूड एक्स्ट्रा की गई है वो इन में, लेकिन उसके लिए भी एक वर्ड है। वर्ड सोचो और मुझे बताओ। क्या रहने दू, इन और आउट एक वर्ड है इनको पहचानने के लिए भी, सोचो थोड़ा सा। कार्व्ड इन, कार्व्ड आउट, कार्व्ड इन, कार्व्ड आउट। वेट फॉर अ मिनट। देखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस एंड देयर फ्रेमवर्क, इसका फ्रेमवर्क ये कैसे वर्क करता है। तो देखो, वैसे तो इसको 2015 के अंदर ही क्या कर दिया गया था, मैंडेटरी। 2014 में बना, 2017 के बाद हर कंपनी के ऊपर इसको क्या कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। मैंडेटरी के दो फेस, पहले 500 करोड़ का फेस लाया गया, फिर कौन सा लाया गया, 250 करोड़ का फेस लाया गया। उसके बाद कुछ कंपनी किसके रिलेटेड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, 1 अप्रैल 2019। मैंने आपको एक ही बात बोली कि 2019 के बाद जितनी भी कंपनियां जिसकी नेटवर्थ कितनी है, 250 करोड़ से ज्यादा है, उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो गया है, इंड एएस प्रॉपर वेब के अंदर एप्लीकेबल हो गया है। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, बैंक्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, लेकिन अभी बैंक्स के ऊपर कोई भी चीजें डिसाइडेड बोल दिया गया है एप्लीकेबल है, लेकिन अभी तक बैंक्स ने एप्लीकेबल नहीं किया है। रीजन क्या है, क्योंकि बैंक किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, आरबीआई। तो जितने भी अपडेट आरबीआई देगा उसके अकॉर्डिंग ही सारे के सारे क्या किए जाएंगे, वर्कआउट किए जाएंगे। आपको फॉलो किस किस को करना है, नॉर्मल सी बात है, पहले कंपनीज एक्ट को फॉलो करोगे, फिर किसको फॉलो करोगे, इंड एएस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेफरेंस किसको दी जाती है, स्केड्यूल 3 को दी जाती है। हाँ, मैंने बोला जिसने अगर एक बार इंड एएस एप्लीकेबल कर दिया, लाइफ में कभी भी आप इंड एएस को नहीं हटा सकते। आपको क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, रेगुलरिटी। अब किसी एक कंपनी ने अगर किया तो इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उन सबको क्या फॉलो करना पड़ेगा, इंड एएस। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड कंपनीज, होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, ब्रांच, एसोसिएट, सबको क्या करना पड़ेगा, इंड एएस फॉलो करना पड़ेगा। ग्रुप कंपनीज के अंदर क्या आ गया, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। और यहां पे केवल कौन सा रूल एप्लीकेबल है, एंट्री एग्जिट रूल आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक बार इंड एएस अगर आपने एप्लीकेबल कर दिया तो वो क्या चलेगा, परमानेंटली चलता रहेगा। ठीक है, अब बात करूं, मैंने क्या बोला, हमारे एडवांस लेवल पे है। आईएफआरएस के अंदर जो चीजें नहीं है वो हमने क्या कर दी, अपडेट कर ली, और जो आईएफआरएस से हटानी चाहिए वो हमने क्या कर दी, हटा दी है। उसको एक पर्टिकुलर वर्ड से डिनोट किया जाता है, इसका नाम क्या है, कार्व्ड, CARVED, कार्व इन, कार्व्ड आउट। जस्ट अ सेकेंड, एनालिसिस ऑफ कार्व क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल इंपैक्ट, नो फाइनेंशियल इंपैक्ट। इसने सिंपल सी बात चीजें बोली है, जो चीजें आईएफआरएस के अंदर नहीं है वो कार्व इन, और जो आईएफआरएस के अंदर आउट करनी है हमें क्या करनी है, आउट। आईएफआरएस में है, नहीं है, हमें लेनी है वो है कार्व इन, और जो हटानी है वो क्या है, कार्व आउट। सिंपल सी बात। एक्चुअली ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, आप लोगों से कब पूछे जाते हैं,
जब आप कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर ये चीजें काफी सारी पूछी जाती है। ये कार्व इन क्या है, कार्व आउट क्या है, तो इनका थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। हमें नहीं पढ़ना कि ये आईएफआरएस में, हमें तो केवल डील ही किससे करनी है, इंड एस से ही डील करनी है। तो ये था तुम्हारा पूरे सिलेबस का ओवरव्यू कि क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, कैसे कैसे सारी चीजें वर्कआउट करेंगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो तुम बोलोगे सर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स के चैप्टर हैं पहले वो कर ले, नहीं कर ले बिजनेस कॉम्बिनेशन से स्टार्ट। 30 दिन रेगुलरिटी लगता है कि तुम लोग मेंटेन कर लोगे कंटिन्यूअसली? बिजनेस कॉम्बिनेशन ये भी 30 दिन का टॉपिक है, 30 से 40 दिन का। इंडियस कौन सा, इंडियस तो सारे ही हैं। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन टॉपिक वो देखो उधर वो मना हो गया। चलो देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंड एएस नंबर 102 से। किससे स्टार्ट करेंगे, इंड एएस नंबर 102 से स्टार्ट करेंगे, जो कि किससे रिलेट करता है, शेयर बेस्ड पेमेंट से। ठीक है, क्यों पढ़ना है, चैप्टर में क्या है, तो थोड़ा सा समझना। अभी ये केवल छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि आखिर ये चैप्टर है क्या, इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे का लॉजिक क्या है। ये एक बिल्डिंग है, पता क्या किसकी है, जीएससी लिमिटेड की। हमारी क्या है बेटा, बचपन में बहुत सारे तूने इस तरीके की झोपड़ियां बनाई होंगी, तो रियलिटी में ऐसी दिखती थी क्या वो? भाई साहब, जीएससी लिमिटेड ने क्या किया, बाहर के कुछ लोगों से क्या ली है, सर्विसेज ली है। अब सर्विसेज में क्या क्या आ सकता है, नॉर्मल सी बात है, जीएससी लिमिटेड इज अ कंपनी विच इज रिलेटेड टू द एजुकेशन। एजुकेशन की जैसे ही बात आती है, तो नॉर्मल सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या होंगे, टीचर्स होंगे। उन टीचर्स से क्या ली गई है, सर्विस ली गई है। ठीक है, यहां पे बहुत सारी एसेट्स का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो उन एसेट्स को भी हम लोगों ने क्या किया है, परचेज किया है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों की खुद का पब्लिकेशन हाउस है, क्या है, खुद का पब्लिकेशन हाउस है। अब पब्लिकेशन हाउस के लिए मुझे क्या करना होता है, पेपर परचेज करने के लिए जाना पड़ता है। तो मुझे क्या चाहिए, मैंने मटेरियल भी बाहर से क्या किया होगा, परचेज किया होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जीएससी लिमिटेड 3 वर्क कर रहा है अभी, इसने एसेट्स भी परचेज की है, इसने सर्विसेज भी लिए, टीचर्स से भी लिए हैं, और कुछ एम्प्लॉइज हैं उनसे भी क्या लिए हैं, सर्विसेज ली हैं। साथ में इन्होंने क्या किया है, अपने इस बिजनेस को रन करने के लिए, कौन से वाले बिजनेस को रन करने के लिए, प्रिंटिंग प्रेस वाली या पब्लिकेशन वाले के लिए पेपर्स भी क्या किए हैं, परचेज किए हैं। तो जितने भी ये इन लोगों ने वर्क किए हैं जीएससी लिमिटेड ने। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, इनको रिटर्न में क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, पेमेंट। पेमेंट कैसे देंगे, तो आपके मन में आएगा सर पेमेंट 2 तरीकों से दे सकते हैं, या तो कैश दे दो, या क्या दे दो, चेक के थ्रू पेमेंट कर दो। या तो कैश दे दो, अगर टैक्स बचाना है तो कैश में निकालो, और टैक्स लगवाना चाहते हो तो क्या करो, चेक के थ्रू पेमेंट कर दो। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि एक काम करते हैं भैया, एसेट्स परचेज करूंगा तो हर रूम के अंदर कम से कम 6 लाख रुपए की एसेट्स लगी हुई है, काउंटिंग कर लो पूरी। हर रूम के अंदर 6 लाख रुपए की एसेट्स, 7 क्लासरूम्स, कितने की एसेट्स हो गई, 42 लाख रुपए के। ऑफिस की बात नहीं कर रहा मैं, तो क्लासरूम के एसेट्स की बात कर रहा हूँ हाल फिलहाल। ठीक है, ऑफिस का तो अलग ही है, ऑफिस की बात करूंगा तो 70 लाख के समथिंग पहुंच जाएगी हमारी एसेट्स टोटल। ठीक है,
सुनो मेरी बात सुनो। अब इन एसेट्स के लिए मेरे को पेमेंट करना है, सर्विसेज अलग अलग टीचर्स आते हैं। अगर मैं अभी यहाँ के स्टाफ की बात करूं, मोर देन 13 स्टाफ आर प्रेजेंट ऑन अ टीचर्स। अलग से जो रिसेप्शन वगैरह की बात है वो एकदम अलग है, जो क्लीनर है वो अलग है। मैं केवल स्टाफ की बात करूं, मोर देन 13 और 14 पर्सन आर देयर। प्रिंटिंग प्रेस के जितने स्टूडेंट आएंगे उतने नोट्स छपेंगे, उतने नोट्स छपेंगे उतने पेपर लेने पड़ेंगे। तो इन लोगों को बार बार कैश में पेमेंट करना, बैंक में पेमेंट करना है। तो हम लोगों ने बैठ करके एक डिसीजन लिया कि इनको काम करते हैं कि इनको कैश और बैंक के ब्याज पे नहीं, एक थर्ड मोड ऑफ पेमेंट और निकाल लेते हैं। कि इनको बोलते हैं आप लोग एसेट्स भी दो हमें, आप लोग हमें सर्विसेज भी दो, हम आपसे मटेरियल भी क्या करते रहेंगे, परचेस करते रहेंगे। जितना भी परसेंटेज आप ला रहे हो, जितने भी आप अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उनके बदले हम लोग आपको पेमेंट करेंगे। वो किसके ब्याज पे करेंगे? शेयर के ब्याज पे करेंगे। किसके ब्याज पे करेंगे? शेयर्स के ब्याज पे करेंगे। हम ना तो आपको कैश देंगे, या फिर एक काम करो, थोड़ा सा अमाउंट मिक्सअप में ले जाओ, थोड़ा कैश ले लो, थोड़े शेयर्स लेके जाओ, ताकि हमारे ऊपर भी क्या रहे, बर्डन ना रहे। थोड़े से शेयर अगर इशू करूंगा तो नॉर्मल सी बात है, इक्विटी तो जाएगी, लेकिन पेमेंट के चक्करों से तो मैं बचूंगा ना एक तरीके से। तो जब कभी कोई भी पब्लिक लिमिटेड, जब कभी कोई भी पब्लिक लिमिटेड बिजनेस के आउटसाइडर्स को, बिजनेस के आउटसाइडर्स को, आउटसाइडर वर्ड तो यूज किया है, लेकिन मैं यहां पे आउटसाइडर के साथ साथ मैं लिख देता हूं एम्प्लॉइज को। अगर कोई भी एसेट्स परचेस की है, कोई भी सर्विसेज दी है, या फिर कोई भी मटेरियल परचेस किया है और उनको पेमेंट के बदले क्या दिया है, शेयर्स अगर इशू किए हैं, तो उस केस के अंदर कौन सा इंड एएस एप्लीकेबल हो जाता है? इंड एएस नंबर 102, जिसको बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। अब तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, उस ख्याल को मैं खत्म कर देता हूं पहले ही। जो ख्याल आ रहा है अगर सही है तो बता देता हूं क्या ख्याल आ रहा होगा। आपने एक चैप्टर पढ़ा है या एक टॉपिक पढ़ा है, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान जिसको बोलते हैं ESPS ESOS। यस, वो इस इंड एएस के अंदर ही क्या होता है, कवर होता है। उसके अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज आए हैं, उन एम्प्लॉइज को मार्केट के अंदर जो शेयर्स हैं उससे कम रेट में हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। यही करते हैं क्या? यही बात हो रही है क्या? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉइज ने कंपनी को क्या दी, सर्विस दी, और इसके बदले हमने उसको क्या दिया, शेयर्स दिया। तो ये किसके अंदर कवर होता है? इंड एएस शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर होता है कवर। तो हम लोग जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कहां से करेंगे? शेयर बेस्ड पेमेंट का, जो कि स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। क्यों पढ़ रहे हैं उसका रीजन समझ में आ गया क्या? कॉर्पोरेट के अंदर डील कर रहे हो, कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, कंपनी बाहर के लोगों से काफी चीजें परचेज भी करेगी, सेल भी करेगी और सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाएगी, करेगी। तो उनको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट हम लोग क्या करना चाहते हैं? कैश के अंदर नहीं करना चाहते। वो पेमेंट हम लोग किसके अंदर कर रहे हैं? शेयर्स के अंदर कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है? नॉर्मल। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने बोला एग्जाम में क्वेश्चन 8 नंबर का आज तक की हिस्ट्री है, हर अटेम्प्ट में मिलता है। 6 अटेम्प्ट लूंगा तो 6 में से 6 बार मिला है। वो किससे रिलेटेड आता है? एम्प्लॉय से रिलेटेड। तो ये तो है नहीं मैं केवल एम्प्लॉय का टॉपिक उठा के आपको पढ़ा दूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? डिटेल में चलना पड़ेगा। तो कल से प्रॉपरली साथ के साथ लिखते हुए भी चलेंगे, थियोरटिकल पर्सपेक्टिव को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट? चलिए बेटा।